हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज तारीख है 10 जनवरी 2023 और हम न्यूज़ एनालिसिस करने जा रहे हैं दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का। आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस करके आप सभी को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आज का जो न्यूज़ एनालिसिस है ना, वो प्री के लिहाज से कम, मेंस के लिहाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो भी आर्टिकल आए हैं, जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, वो सारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उठाए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। पहली न्यूज़ है, समान नागरिक संहिता पर खुला सुप्रीम रास्ता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों को कमेटी गठित करने का अधिकार है। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए भाजपा शासित राज्यों द्वारा एक के बाद एक कमेटी गठित किए जाने पर उठ रहे सवालों को विराम मिल गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारों को संविधान के तहत ऐसा करने का अधिकार है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी गठित करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 162 राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार देता है। अब देखिए, जो याचिका दाखिल की थी अनूप बर्नवाल ने, उन्होंने दलील जो दी थी वो ये दी थी कि संविधान का अनुच्छेद 44 पूरे भारत देश में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। ऐसे में राज्यों का समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी गठित करना ठीक नहीं है। और प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा, इसमें गलत क्या है कि शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, वसीयत आदि विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की 5वीं प्रविष्टि में शामिल है। राज्य को इस बारे में अधिकार है और राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 162 में प्राप्त शक्ति के तहत कमेटी गठित की है। और कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 162 क्या है। तो संविधान की समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। परंतु जिन विषयों के संबंध में राज्य विधानमंडल और संसद दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगी, है ना। तो आपका जो प्रीलिम्स के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है कार्यपालिका की। तो सबसे पहले आप कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद अनुसूचियाँ क्लियर कीजिए जिसमें से 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, और संवर्ती अनुसूची को आप क्लियर करिए। उसके बाद आप आर्टिकल 162 देखिए। तो आपसे प्री में पूछ सकता है कि आर्टिकल 162 संबंधित है, तो वहाँ पर ऑप्शन दे देगा या कथन दे देगा। तो आपको अगर ये क्लियर पता होगा तो ही आप क्लिक कर पाएंगे, है ना। अब हम बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ पे लागू करने की घोषणा हुई है। तो उत्तराखंड और गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है और दोनों ही राज्यों ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार के लिए कमेटी गठित की है, जो शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिंग आधारित समानता आदि के मुद्दे पर विचार कर रही है। यह कमेटी संबंधित पर्सनल लॉ पर भी विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं और लंबित है, जिनमें सीधे तौर पर तो समान नागरिक संहिता लागू करने का मुद्दा नहीं उठाया गया, लेकिन शादी, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि के नियम कानून सभी के लिए समान करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में की गई मांगों को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो ये समान नागरिक संहिता में आने वाले विषय हैं। केंद्र ने कोर्ट में कहा था समान नागरिक संहिता का मुद्दा विधायिका के कार्यक्षेत्र में आता है ना। तो अब हम बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या। तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो समान नागरिक संहिता की अवधारणा जो थी, इसका विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने साल 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हालांकि रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एक रूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति गठित करने के लिए मजबूर किया। और इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु साल 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून थे। कानून में एक समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। शाहबानो का मामला देखा जाए 1985 में दिया गया निर्णय सर्वविदित है। सरल मुद्गलवाद 1995 भी इस संबंध में काफी चर्चित है, जो कि बहुविवाह के मामलों और इससे संबंधित कानूनों के बीच विवाद से जुड़ा हुआ था।
और हमेशा ये तर्क दिया जाता है कि ट्रिपल तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाएं एक महिला के सम्मान तथा उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। केंद्र ने सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तारित होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। और भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि। हालांकि राज्यों ने कई कानूनों में संशोधन किए हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों में अभी भी विविधता है। हाल ही में कई राज्यों ने एक समान रूप से मोटर वाहन अधिनियम 2019 को लागू करने से इनकार कर दिया था, और प्रेजेंट टाइम में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अगर हम बात करें व्यक्तिगत कानूनों पर समान नागरिक संहिता का निहितार्थ, तो समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण मिलता है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और अधार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एक रूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा। और कानूनों का सरलीकरण की बात की जाए तो समान नागरिक संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। परिणाम स्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सन्निहित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए। लैंगिक न्याय की बात की जाए तो यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। अब हम बात करते हैं कि इस कानून के समक्ष चुनौतियां क्या है। तो विविध व्यक्तिगत कानून, विभिन्न समुदायों के बीच रीति रिवाज बहुत भिन्न होते हैं। यह भी एक मिथक है कि हिंदू एक समान कानून द्वारा शासित होते हैं। उत्तर में निकट संबंधियों के बीच विवाह वर्जित है, लेकिन दक्षिण में इसे शुभ माना जाता है। पर्सनल लॉ में एक रूपता का अभाव मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी सही है। संविधान द्वारा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की स्थानीय रीति रिवाजों को सुरक्षा दी गई है। व्यक्तिगत कानूनों की अत्यधिक विविधता, जिस भाव के साथ उनका पालन किया जाता है, किसी भी प्रकार की एक रूपता को प्राप्त करना बहुत कठिन बना देते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच साझे विचार स्थापित करना जटिल कार्य है। सांप्रदायिकता की स्थिति, राजनीति की बात होती है यहाँ पर, तो कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिकता की राजनीति के संदर्भ में की जाती है। समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है। संवैधानिक बाधा क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है। आगे की राह की बात की जाए तो परस्पर विश्वास के निर्माण के लिए सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए। एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार विवाह, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे अलग अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है। सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सके। अब हम मेंस के नजरिए से बात करें तो जीएस पेपर 2 में जो संविधान का पार्ट है उसमें सवाल कैसे पूछेगा? आपसे सवाल पूछेगा, उन संभावित कारकों पर चर्चा कीजिए जो भारत को अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकते हैं, जैसा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में प्रदान किया गया है। तो इस तरह से आप जब इस तरह का एग्जाम्पल देंगे और आप बात करेंगे कि कौन सा राज्य सबसे कहाँ कहाँ पर समान नागरिक संहिता की लागू करने की घोषणा की गई है, अनुच्छेद 162 क्या कहता है, 44 क्या कहता है, आप जब एग्जाम्पल के साथ में, केस स्टडी के साथ में बात करोगे तो आपके आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इसी का अगला पार्ट आगे दिया हुआ है कि समान नागरिक संहिता इन राज्यों ने की पहल। तो देखो, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, इन यहाँ के लोगों ने इससे रिलेटेड कदम उठाए। अब हम बात करें तो 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा शामिल किया था। मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में अहम कदम मानती हैं, ठीक है। और 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है, यहाँ मुद्दा बन सकता है। और 230 विधानसभा सीटें हैं 9 राज्यों में, और 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, जो हमने क्लियर पढ़ा ऊपर, उसी का देखो ये समराइज फॉर्म लिखा गया है कि पहली बार 1835 में प्रस्तुत हुई थी रिपोर्ट। तो इसमें लिखा हुआ है कि समान नागरिक संहिता की अवधारणा का विकास भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने साल 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों, है ना, ये वही बात है जो ऊपर लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि साल 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति गठित की गई, ये भी आपने ऊपर देखा, है ना, ये सारे आपने देखा। संवैधानिक बाधा भी आपने देखा कि समानता की अवधारणा के विरुद्ध है, आर्टिकल 40
15, है ना। तो ये आपने देख लिया, तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि इसकी बात हुई है, तो ये मान के चलिए प्री प्लस मेंस का ये हॉट टॉपिक है और इस बार पूछेगा जरूर, यूपीएससी में भी पूछेगा और यूपी पीसीएस में भी पूछेगा। अब हम बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है कि अभी देखिए 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलेगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो मोदी जी ने बोला है कि दुनिया में जहां भी रहो भारत को अपने दिल में रखो। देखो, प्रवासी विदेशी धरती पर भारत के राष्ट्रदूत हैं। आप दुनिया में जहां भी रहते हो भारत को दिल में रखो। वादा है कि आपके हितों की रक्षा के लिए भारत हमेशा आपके साथ रहेगा। आज़ादी के अमृत काल में हो रहा यह प्रवासी भारतीय सम्मेलन खास है। हम प्रवासियों को अलग अलग देशों में उपलब्धियों के साथ देखते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर साकार होती है। भारत की संस्कृति और शांति के संदेश के साथ आप लोकतंत्र की जन्मभूमि भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, है ना। और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? इंदौर में। और 80 देशों से जो लोग आए हैं प्रवासी भारतीय, उनका सम्मान किया जा रहा है। और इसमें क्या हुआ है ना कि प्रधानमंत्री, ये जो सम्मेलन है ना, ये 4 साल बाद हो रहा है, ठीक है। कोविड की वजह से ये 4 साल बाद हुआ है, वरना ये 2 साल पे होना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं वो क्या है। तो पहली है कि दुनिया की निगाहें भारत पर हैं। पूरी दुनिया यह जानने को उत्सुक रहती है कि भारत क्या कर रहा है, और वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज़, संदेश, भारत की यही बात अलग है, अलग ही मायने रखती है। और भारत के युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यू भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। और इस साल भारत G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है, तो ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का बड़ा अवसर है। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की परंपरा शुरू की थी। व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकते हैं, ये हमने करके दिखाया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाने से भारतीय गौरव और बढ़ जाता है। भारतीयों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास होता है। तो अब हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो उसकी पृष्ठभूमि की बात करें, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग इस न्यूज़ एनालिसिस को आज देख रहे हैं, कल का मिस कर दिए, तो वो इस पॉइंट को यहाँ से नोट डाउन कर लें। तो 9 जनवरी को भारतीय जो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में चुना गया 9 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। और साल 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई, लेकिन इसे 2015 में संशोधित किया गया और हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। और यह तब एक विषय आधारित सम्मेलन था जिसे प्रत्येक वर्ष अंतरिम अवधि के दौरान आयोजित किया जाता था। और प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन हर 2 साल में होता है, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 है, इसका विषय है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, है ना। अब आपसे पेपर में पूछ देगा, यूपी पीसीएस में पूछ देगा कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है, कुछ भी दे देगा, है ना। तो उसमें से आपको पता रखना होगा, याद रखना होगा कि जो विषय है वो है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। और इस दिन सरकार प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है। यह एक अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति और अनिवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित एवं संचालित एक संगठन को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिन्होंने विदेशों में भारत को बेहतर ढंग से समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा भारत के कारणों एवं चिंताओं का मूर्त रूप से समर्थन करते हैं। अब हम बात करते हैं तो इसका महत्व क्या है। तो यह दिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह प्रवासी भारतीय समुदाय को सरकार और देश के मूल लोगों के साथ जुड़ने के लिए साझा मंच प्रदान करता है। और यह कन्वेंशन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव साझा करने में सक्षम बनाता है। देखिए, अगर हम बात करें तो जब पहले के समय में जब भारत से लोग गए काम करने के लिए विदेशों में, तो उनके बारे में ये बोला जाता था, पहले की गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये बोला जाता था कि ये लोग अपने हितों के पूरा करने के लिए विदेश जाते हैं। लेकिन बाद में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने 2014 के बाद जब उन्होंने विदेश की यात्रा की तो वहाँ पर उन्होंने प्रवासी भारतीयों को सम्मानजनक स्थिति में लाए और उनको कॉन्फिडेंस दिया। तो वो जो है अब अपने देश को बहुत आगे ले जाने के लिए वो तत्पर हैं। जैसे कि कोविड काल में अब जो भारत रेमिटेंस के मामले में चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बन गया है, यानी कि 6 लाख करोड़ जो हमें जो प्रवासी भारतीय उनसे हमने अर्जन किए। तो देखिए कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। दूसरा चीज़, जो ऋण संकट है, कोरोना की जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं, इनको दूर करने में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनका बहुत बड़ा आगे जाकर के योगदान हो सकता है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में। दूसरी चीज कि जब ये लोग पहले के समय में गए थे तो ये बोट से गए थे, तो पहले बोट डायस्पोरा कहा जाता था। अब बात करते हैं तो ये बोट से
प्लेन डायस्पोरा की जो जर्नी है ये काफ़ी अच्छी है। तो अब हम कहते हैं प्लेन डायस्पोरा है, मतलब कि जो पहले बोट से गए थे वो हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं। तो एक तरीके से हमारे भारत के प्रतिनिधित्व करती है ना। और दूसरी चीज़, इन प्रवासी भारतीयों के द्वारा एक बात ये भी सामने आती है कि ये भले भारत से दूर रहकर अपना धनार्जन कर रहे हैं, लेकिन ये अभी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। जबकि दूसरा क्या होता है कि वो अपनी संस्कृतियों को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं वो अपनी संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो हमें रेमिटेंस मिला है वो हमें मिला है ना। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ये जो सम्मेलन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर हम अगर अमृत काल के अगले 25 सालों की बात करें तो इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में। अब हम बात करते हैं अगली खबर की। तो ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, और ये टॉपिक जो है मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि केंद्र से गरीब परिवारों को सालाना 75,000 रुपए की मदद होगी। देखो, कोरोना काल में सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों से हर गरीब परिवार को सालाना 75,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल रही है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज वितरण कार्यक्रम से गरीब और गरीब नहीं हुए और धन के असमान वितरण को कम करने में भी सहायता मिली। खासकर देश के 9 गरीब राज्यों को इसका अधिक फायदा मिला। इन राज्यों में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल शामिल हैं। 80 करोड़ से अधिक गरीबों को कोरोना काल से लेकर अब तक मुफ्त अनाज देने से महंगाई कम करने में मदद मिली है। और एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोरोना काल में शुरू होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीब को लाभ मिलने के साथ किसानों को भी फायदा हुआ है। बड़ी मात्रा में अन्न की खरीदारी से छोटे और सीमांत किसानों के हाथ में नकदी पहुंची और पिछले 3 साल से गेहूं और चावल की सरकारी खरीद में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2019-20 में 341 लाख टन और वित्त वर्ष 2020-21 में 390 लाख टन, तो वित्त वर्ष 2021-22 में 433 लाख टन की सरकारी खरीद की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त में अनाज देने से मंडियों में गेहूं और चावल की मांग कम हो गई, जिससे इनकी कीमतें नियंत्रित रहीं और प्रति व्यक्ति की आय में 437 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो रिपोर्ट की बात की जाए तो सरकार के पीएम किसान मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी में वृद्धि, उज्ज्वला, PMGKAY जैसी कल्याणकारी योजनाओं में ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति आय में प्रतिमाह 437 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो हम बात करते हैं कि सर्वाधिक लाभ किसे मिला। तो सर्वाधिक लाभ जो मिला वो यूपी को मिला। तो सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मिला दिया है। इसके तहत इस साल दिसंबर तक मुफ्त अनाज वितरण कार्यक्रम जारी रहेगा। सरकार की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ जनसंख्या अधिक होने की वजह से यूपी को मिला। देखिए, अब यहाँ पर क्या किया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मिला दिया गया। तो अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेंस का टॉपिक है फूड सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो आपका सबसे पहला ये फर्ज बनता है कि आप फूड सिक्योरिटी के चैप्टर को 20 बार पढ़ें और फूड सिक्योरिटी का चैप्टर पढ़ने के बाद उस पर कमांड कर लीजिए, फिर इस करंट इवेंट को उस पर जोड़ दीजिए। तो हम बात करते हैं कि गरीबी होती क्या है। तो देखिए कुछ लाइनें, घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। हाँ, मैंने गरीब की सांसों को भी गुब्बारों में बिकते देखा है। तो आप समझ गए होंगे कि इस लाइन में गरीबी की परिभाषा आपको देखने को मिल रही है। तो गरीबी हम किसे कहेंगे? जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति का ना होना है। यदि किसी व्यक्ति या समूह को रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तब उस व्यक्ति या वर्ग समूह को गरीब कहेंगे। और गरीबी 2 प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी क्या होती है? आय में पाई जाने वाली असमानता को प्रकट करती है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता अथवा क्षेत्रीय आर्थिक असमानता का बोध कराती है। दूसरे शब्दों में विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों अथवा विभिन्न देशों की तुलनात्मक आय का प्रदर्शन सापेक्ष गरीबी का बोध कराता है। यदि कहा जाए कि भारत में प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से कम है तब यह सापेक्ष गरीबी दर्शाने वाला कथन है। सापेक्ष गरीबी का मापन विकसित देशों में किया जाता है। सापेक्ष गरीबी को हम तुलनात्मक गरीबी भी कहते हैं। अब हम बात करें निरपेक्ष गरीबी, तो देश की उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर नहीं प्राप्त कर पाती और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। निरपेक्ष गरीबी का मापन कैलोरी के आधार, उपभोग व्यय के आधार पर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जा सकता है। निरपेक्ष गरीबी को संपूर्ण गरीबी भी कहते हैं। विकासशील देशों में निरपेक्ष गरीबी होती है। अब हम बात करें तो भारत में नीति आयोग ने गरीबी की निरपेक्ष अवधारणा पर बल दिया है। भारत में निर्धनता की सामान्य स्वीकृत परिभाषाएं उचित जीवन स्तर की अपेक्षा न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त करने पर बल देती हैं। योजना आयोग ने गरीबी रेखा का आधार कैलोरी ऊर्जा को माना है। अब हम बात करते हैं गरीबी को दूर करने के लिए योजनाएं क्या है। तो अंत्योदय योजना है, ठीक है, इंदिरा आवास योजना है, फिर है आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना है,
है ना। इस तरह से ये योजनाएं चलाई गई हैं, आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हम बात करें तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। उसके बाद हम बात करें और क्या है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ऐसा ही एक कार्यक्रम है। यह योजना आर्थिक रूप से वंचित लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे बचत खाता, बीमा, आवश्यकता अनुसार ऋण, पेंशन आदि तक पहुंच प्रदान करती है। किसान विकास पत्र के माध्यम से किसान 1,000, 5,000 तथा 10,000 रुपये मूल्य वर्ग में निवेश कर सकते हैं। इससे जमाकर्ताओं का धन 100 महीनों में दोगुना हो सकता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये है ना, एमजी नरेगा के तहत देश भर के गाँवों में लोगों को 100 दिनों के काम की गारंटी दी गई। जहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के आय स्तर में वृद्धि का संबंध है, यह एक सफल कार्यक्रम साबित हुआ। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में आवास सुविधा प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 20 लाख घर बनाना है, जिसमें 65% ग्रामीण क्षेत्रों में है। योजना के अनुसार जो लोग अपना घर बनाने में सक्षम नहीं हैं, उनको रियायती दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को रोजगार प्रदान कर उनके कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करता है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ अन्य योजनाओं में शामिल है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम आदि। उपरोक्त सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों ने गरीबी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम देखते हैं कि सरकार द्वारा और क्या किया जा सकता है। तो किसी भी गरीबी उन्मूलन रणनीति का एक आवश्यकता तो घरेलू आय में बड़ी गिरावट को रोकना है। राज्य प्रायोजित गरीबी और सामाजिक गरीबी योजनाओं को राज्य प्रायोजित गरीबी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सही सोच के साथ लागू किया जाना चाहिए। कई देशों में गरीबी को कम करने के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण को एक प्रभावी साधन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। हालांकि पूर्ण लाभ पाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने में सक्षम सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है। यूटिलिटी, विद्युतीकरण, आवास, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भारत में केवल 1500 किलोमीटर एक्सप्रेस वे है, जबकि चाइना और अमेरिका में यह 100,000 किलोमीटर से भी अधिक है। अतः इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है, गांवों में आर्थिक गतिविधियों का अभाव है। इन क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत है ताकि मानसून पर निर्भरता कम हो। बैंकिंग, क्रेडिट क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा पर अधिक निवेश किए जाने की जरूरत है ताकि मानव उत्पादकता में वृद्धि हो सके। गुणात्मक शिक्षा, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही रोजगार के अवसर, महिलाओं की भागीदारी, बुनियादी ढांचा तथा सार्वजनिक निवेश पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हमें आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने की आवश्यकता है। आर्थिक वृद्धि दर जितनी अधिक होगी, गरीबी का स्तर उतना ही नीचे चला जाएगा। तो ये हमने देखा कि गरीबी क्या होती है, गरीबी के प्रकार क्या होते हैं, गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है, सरकार ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है गरीबी को दूर करने में। अगर आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान करके नोट्स बना करके करंट इवेंट के साथ जोड़ के लिखेंगे ना, फूड सिक्योरिटी में जब भी गरीबी का टॉपिक मेंस में आएगा, तो आपके जो आंसर राइटिंग की क्वालिटी होगी ना, वो अदर कैंडिडेट की कंपैरिजन में बहुत अच्छा होगा। आप अदर कैंडिडेट से 10-15 मार्क्स ऊपर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है हमारी G20 की पहली बैठक में ममता ने पेश की बंगाल की एकजुटता की मिसाल। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार से कोलकाता में शुरू हुई G20 की बैठक में बंगाल की एकजुटता की मिसाल पेश की। उन्होंने G20 की पहली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बैठक को संबोधित करते हुए कहा, भारत एक बड़ा देश है, यहाँ बहुत सी भाषाएं, जातियां, समुदाय और धार्मिक पंथ हैं, लेकिन सबके बावजूद बंगाल एकजुट है। और उन्होंने कहा कि विकास को मानवीय रूप देने पर जोर देते हुए कहा कि लोगों की तरक्की के बिना दुनिया का विकास संभव नहीं है, इसलिए विकास को मानवीय चेहरा देना जरूरी है। हमारी सरकार ऐसा करने में विश्वास करती है। अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए उन्होंने बोला कि वाम मोर्चा के 34 वर्षों के शासन का अंत करके हम जब सत्ता में आए थे, तब बंगाल पर कर्ज का भारी बोझ था और विकास का तंत्र पूरी तरह धराशायी हो चुका था। हम उस स्थिति से राज्य को उबार कर लाए हैं। हमारा पूंजीगत व्यय 7 गुना और राजस्व संग्रह 4 गुना बढ़ा। हर जगह जहां लोग रोजगार खो रहे थे, वहीं बंगाल सरकार ने 1 करोड़ रोजगार का सृजन किया। देखिए, अब अगर राजनीतिक चीजें छोड़ दिया जाए तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता इंडिया कर रहा है। तो हमें क्या है ना, अपने हर राज्य को हमें भारत पूरी दुनिया के सामने अच्छे से पेश करना होगा। तो इससे क्या होगा,
दुनिया को लगेगा कि आने वाला समय जो है वो भारत का है, भारत ही सभी दुनिया को लीड करेगा। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कोट कर सकते हैं ऐसे वगैरह में। रिश्तों को गहरा करता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है। उन्होंने बोला हुआ है कि यह सम्मेलन विश्व भर में बसे भारतीय समुदाय के साथ हमारे रिश्तों को और गहरा करता है। प्रवासी भारतीय दिवस के 3 उद्देश्य हैं। पहला, हमारी बॉन्डिंग को ताज़ा करना है। दूसरा, नई ऊर्जा देना। और तीसरा, आपसी रिश्तों के अधिक पहलुओं को सामने लाना है। तो इस तरह से क्या होगा ना कि प्रवासी भारतीयों को भी कभी ये एहसास नहीं होगा कि हम भारतीय होने के नाते हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनको भी समानता के साथ में ट्रीटमेंट दी जाएगी ना, तो वो अच्छे से ज़्यादा योगदान देंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर भारत ही लोगों को लीड कर रहा है। जैसे आप ऋषि सुनक को ले लीजिए, उसके बाद गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, तो हैं तो ये सभी इंडियन है ना, भारतीय मूल के नागरिक है ना। ठीक तरीके से वैश्विक रूप से वैश्विक कंपनियों में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो वैश्विक दुनिया में वो अपना जो है वो शासन कर रहे हैं, अपना जो है लीडरशिप दिखा रहे हो। तो एक तरीके से ये भारत को काफ़ी अच्छे से जो है प्रेजेंट कर सकता है। और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहे हो, तो इसलिए इस लिहाज से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये अगली न्यूज़ है, वैश्विक पटल पर बढ़ रही हिंदी की गूंज। तो भारत की राजभाषा हिंदी धीरे धीरे वैश्विक पटल पर अपनी धमक बढ़ा रही है। इंटरनेट के प्रसार के इस दौर में हिंदी इंटरनेट देखने और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है। हिंदी को अपनाने के पीछे कारण यह भी है कि हिंदी मात्र भाषा नहीं अपितु भारत की संस्कृति से जुड़ने का माध्यम भी है। जैसे जैसे विश्व में भारत की छवि मजबूत हो रही है, हिंदी को जानने समझने की ललक भी बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर कई विश्वविद्यालयों में हिंदी सिखाई पढ़ाई जा रही है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हिंदी को और समृद्ध करना है। तो देखिए, इंटरनेट पर 94% से ज़्यादा लोग 94% इंटरनेट पर हिंदी की लोकप्रियता बढ़ने की दर कुछ साल पहले गूगल के अध्ययन के अनुसार है। और 20 से ज़्यादा देशों में बोली जाती है हिंदी। इसमें नेपाल, अमेरिका, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, यमन, सिंगापुर, युगांडा और न्यूजीलैंड समेत कुछ अन्य देश शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड ने स्वदेशी, जुगाड़, अच्छा, सूर्य नमस्कार जैसे कई हिंदी शब्दों को अपने शब्दकोश में जगह दी है। और 175 से ज़्यादा विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर हिंदी को भाषा के रूप में पढ़ाते हैं। और 25 से ज़्यादा हिंदी समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है प्रतिदिन भारत से इतर अन्य देशों में भी। और विश्व में बोले जा सकने वाले जटिल से जटिल शब्द को हिंदी में लिखना संभव है, क्योंकि यह ध्वनि आधारित भाषा है। इसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। हिंदी में संज्ञा में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद होता है और इसी के अनुरूप क्रिया एवं विशेषण में भी बदलाव हो जाता है। इसलिए हिंदी को सीखना जटिल माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी संवैधानिक पक्ष की बात की जाए तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। इसमें 30 देशों के 100 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और 2006 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के मौके पर इस दिवस को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तभी से विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में प्रमुखता से इस दिवस का आयोजन करता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और इसी के उपलक्ष्य में हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिंदी को प्रथम भाषा बताया और 2011 की जनगणना में, और 27 करोड़ से ज़्यादा लोगों की दूसरी भाषा हिंदी है भारत में, एक जो अध्ययन हुआ उसके अकॉर्डिंग। और तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अंग्रेजी और मंदारिन के बाद हिंदी वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। वैश्विक स्तर पर भाषा का डाटाबेस बनाने वाली संस्था एथनोलॉग के अकॉर्डिंग स्पेनिश चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अब इसके संवैधानिक पक्ष की बात करें तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 351 तक की व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धारा 343(1) के अकॉर्डिंग भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप अर्थात 1, 2, 3 आदि होगा। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन में के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 120 किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1974 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये हो गया आपका हिंदी का संवैधानिक पक्ष। की संवैधानिक पक्ष क्या कहता है। हम बात करते हैं अगली खबर की।
तो अगली खबर है, गाद के कारण छिछले हो रहे बांध। देखो 3700 बांधों की भंडारण क्षमता को लेकर किया गया भारत में अध्ययन। 26% तक कम हो जाएगी कुल क्षमता 2025 तक गाद के कारण। देखो जल भंडारण और जल सुरक्षा को लेकर चिंताजनक अध्ययन सामने आया है। जल की लेकर संयुक्त राष्ट्र का थिंक टैंक कहे जाने वाले यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑन वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ का कहना है कि गाद जमने के कारण भारत के बड़े बांधों की जल भंडारण क्षमता कम हो रही है और 2050 तक इनकी क्षमता में चिंताजनक स्तर तक कमी आने की आशंका जताई गई है। 15 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले बांध को बड़े की श्रेणी में, बाढ़ की श्रेणी में रखा जाता है। 5 से 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले ऐसे बांध भी बाढ़ की श्रेणी में माने जाते हैं जिनकी क्षमता 30 लाख घन मीटर से ज़्यादा है ना। और 30% तक भंडारण क्षमता खो चुके हैं। देश में 50 साल से ज़्यादा पुराने 141 बड़े बांध 2015 में केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के सामने आई थी यह तस्वीर। दुनिया भर के बांधों की क्षमता पर मंडरा रहा है संकट। और चिंता की बात क्यों है? क्योंकि विभिन्न देशों में जल सुरक्षा, सिंचाई और बिजली उत्पादन में बांधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बांधों की क्षमता कम होना सभी मोर्चों पर बड़ी चुनौती पैदा करेगा। जिस तरह से पूरी दुनिया में जल संकट दिख रहा है, ऐसे में बांधों एवं अन्य जल भंडारण स्रोतों की क्षमता में जल भंडारण स्रोतों की क्षमता में 1/4 तक की कमी हो जाना नए संकट को जन्म दे सकता है ना। देखो गाद क्या होता है, एक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना जो इकट्ठा हो रहा है, तो इसकी वजह से जल भंडारण क्षमता में जल भंडारण कमी हो रही है। और इसकी कमी से होगा ये कि जो बिजली उत्पादन जैसे होता है ना और जल संकट जैसी समस्याएं, उससे पूरी दुनिया को जूझना पड़ सकता है। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है और मेंस में इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा ज्योग्राफी में। तो आज का एडिटोरियल इतना खास नहीं था, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जो कि आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और हमने इसको डिस्कस भी कर लिया है। आज का न्यूज़ एनालिसिस आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे से हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।